थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? देख लो एक बार, हाँ सर, बोलो। दिख रहा है। थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स देखो, इसको एक्चुअली हम लोग केमिस्ट्री में दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक थर्मोडायनामिक्स होता है, एक थर्मोकेमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स। और दूसरा पार्ट जो होता है, एक और पार्ट होता है इसका, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं उसको, तो ये बाद में पढ़ेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में? ठीक है, थर्मो मतलब थर्मो वर्ड से पता चल रहा होगा कि ये यहाँ पे कुछ एनर्जी से ये रिलेटेड है। ठीक है, हीट से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। और डायनेमिक्स मतलब क्या हुआ, डायनेमिक्स मतलब एनर्जी इन डायनेमिक टर्म का मतलब क्या हुआ कि मोशन में है कोई पार्टिकल। तो इस थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं और कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं और उनका आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन इट्स वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, ये चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, वो सारे टर्म्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट हो गया, तो जिसको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री में हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। थर्मोकेमिस्ट्री एक्चुअली क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, कि हीट एनर्जी जो एसोसिएटेड होंगे केमिकल रिएक्शन से या फिर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, उन दोनों से अगर हीट एनर्जी एसोसिएटेड होंगे फिजिकल या केमिकल चेंज से, तो फिर उसको हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री अगर बोलना चाहें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एसोसिएटेड विथ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे फेज चेंज हो रहा है, तो उससे भी अगर एनर्जी एसोसिएटेड होगा तो उसको भी थर्मो केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये हो गया, दो पार्ट में हम लोग इसको स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री पे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो मेनली जो है थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में वही हीट हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसी चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स सब आएंगे, वो सब चीज भी हम लोग देखेंगे, बेसिक डेफिनेशन सब। ठीक है, तो आज जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इसमें सिर्फ बेसिक कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि थ्रू आउट द चैप्टर यूज करेंगे हम लोग, तो वो सारा चीज हम लोग देखते हैं, सम बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, जो पूरे चैप्टर में यूज होगा। दिख रहा है स्क्रीन ना? यस सर। हम्म, तो सबसे पहला जो इसमें डेफिनेशन है, इसमें जो टर्म मोस्ट कॉमनली यूज होता है, सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होगा। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो मतलब उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, या फिर एक ऐसा पार्ट है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मतलब जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिस पोर्शन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं या जिसके बारे में डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो या प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लोग बोलना चाहें तो एनीथिंग रियल इन द यूनिवर्स। तो इस पूरे यूनिवर्स में कुछ अगर रियल ऑब्जेक्ट है, तो हर एक रियल को हम लोग एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो एनीथिंग रियल इन द यूनिवर्स कैन बी अज्यूम्ड एज ए सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम। दूसरा होता है सेकंड टर्म, सराउंडिंग।
तो सिस्टम हो गया और दूसरा होगा सराउंडिंग। तो सिस्टम के अलावा जो बाकी बच गया, मतलब जिस चीज को हम लोग सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं उसके अलावा बाकी जितना भी चीज बचा हुआ है वो सारा सराउंडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो पार्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन में है, जिस पार्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो तो सिस्टम हो गया। उसको छोड़ के बाकी जितना भी चीज बच गया वो सराउंडिंग हो गया। तो एक्सेप्ट सिस्टम, मतलब सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट हो गया वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। समझ रहे हो बात? सिस्टम और यस सराउंडिंग सर। में डिफरेंस क्या है? अब यही सिस्टम और सराउंडिंग अगर आपस में मिल गया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों अगर ऐड कर दोगे दोनों को, तो यही किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू यूनिवर्स के बराबर। तो यूनिवर्स का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, दैट इज सम ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जोड़ दोगे तो वो इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है, यस सर। तो ये सारा जो टर्म सब है ना, ये सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ये सारा थ्रू आउट द चैप्टर यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसको नोट करते जाओ, लिखते जाना साथ में ही। लिख रहे हो ना? यस सर, लिख रहे हैं। तो हो गया, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मूव कर रहे हैं। थर्ड होता है बाउंड्री। सिस्टम हो गया, सराउंडिंग, फिर बाउंड्री। तो बाउंड्री किसको बोलते हैं हम लोग? तो बाउंड्री एक्चुअली उसके लिए यूज करेंगे जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। ठीक है, एक पार्टीशन होता है, दैट पार्टीशन सेपरेट सिस्टम और सराउंडिंग, तो उस पार्टीशन को हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उसको बाउंड्री बोल देंगे। ठीक है, अब ये बाउंड्री का जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। बाउंड्री को हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बाउंड्री का क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट बाउंड्री का क्लासिफिकेशन क्या है, बाउंड्री कैन बी रियल, और दूसरा बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। मतलब बाउंड्री देखो, अगर वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सच में वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको रियल बाउंड्री बोलेंगे। या फिर बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बाउंड्री, हम एक्चुअल में बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पे एज्यूम करते हैं कि एक बाउंड्री है, तो उसको हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री बोलेंगे, जो कि हम लोग खुद क्रिएट किए हैं। समझ रहे हो? तो वो वहां पे एक्चुअल में बाउंड्री नहीं है, जस्ट उसको एज्यूम किया गया है कि वहां पे एक पार्टीशन हम लोग एज्यूम किए हैं, तो वो उस टाइप के बाउंड्री को इमेजिनरी बाउंड्री बोला जाएगा। अगर वो एक्चुअल बाउंड्री एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रियल हो गया। तो पहला तो ये क्लासिफिकेशन हो गया बाउंड्री का, बाउंड्री कैन बी रियल एंड बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। ठीक है, दूसरा दूसरा क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन बाउंड्री का हम लोग बोल सकते हैं, बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, रिजिड और फ्लेक्सिबल, इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, रिजिड और फ्लेक्सिबल में? बोलो। रिजिड मतलब क्या यस होता है, सर। बाउंड्री रिजिड है इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड बाउंड्री है, वो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, वो फिक्स कर दिया गया है, तो उस टाइप के बाउंड्री को बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। ठीक है, जो बिल्कुल फिक्स्ड है। और फ्लेक्सिबल बाउंड्री मतलब मूवेबल बाउंड्री, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकता है, तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बाउंड्री बोलते हैं कि वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया बाउंड्री का, इट कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। तीसरा एक और क्लासिफिकेशन होता है बाउंड्री का, जिसको बोलते हैं हम लोग डायाथर्मिक या फिर आइडियाबैटिक बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री का एक और क्लासिफिकेशन है डायाथर्मिक या फिर आइडियाबैटिक। ये टर्म सुने हो, डायाथर्मिक या आइडियाबैटिक? नो तो सर। डायाथर्मिक बाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि हीट इजीली फ्लो बाउंड्री, हो जाएगा। हाँ, हीट आसानी से फ्लो हो सकता है, कंडक्टिंग बाउंड्री जिसको बोलते हैं हम लोग। डायाथर्मिक हो गया कंडक्टिंग बाउंड्री, कंडक्टिंग इन नेचर, मतलब
अक्रॉस विच हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अक्रॉस विच हीट फ्लोज इजिली, ठीक है, तो उसके थ्रू आसानी से हीट फ्लो कर सकता है, तो उस टाइप के बाउंड्री को बोला जाता है डायथर्मिक बाउंड्री। और एक बाउंड्री होता है आइडियाबैटिक, जिसके अक्रॉस जो है हीट फ्लो नहीं कर सकता है, अक्रॉस विच हीट कैन नॉट फ्लो। तो इस टाइप के बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री या फिर आइडियाबैटिक बाउंड्री, ठीक है। तो ये हो गए बाउंड्री के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हो गए, रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, या फिर दूसरे टर्म में बोले तो बाउंड्री कैन बी रिजिड, फ्लेक्सिबल, या फिर एक और फर्दर क्लासिफिकेशन है डायाथर्मिक एंड आइडियाबैटिक, ठीक है। तो ये सारे बाउंड्री के अलग अलग क्लासिफिकेशंस हो गए। और बाउंड्री एक्चुअली में बाउंड्री है क्या, एक पार्टीशन है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। ये तीसरा टर्म हो गया बाउंड्री। तो ये सारा टर्म्स जो है बेसिक टर्म्स है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ठीक है। तो ये सारा थ्रू आउट द चैप्टर जो न्यूमेरिकल में भी ये सारा आते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब बेसिक है, इसका बस मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम एक्चुअली हम लोग देख चुके हैं। सिस्टम क्या है, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम हो गया। कितने टाइप्स के सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, या कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं एक्चुअली जो हम लोग पढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो एक्चुअली में 3 टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सिस्टम होता है ओपन सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं हम लोग, कि वैसा सिस्टम जिससे कि बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर आर पॉसिबल, ठीक है। ये सब चीज अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब का यूज ज्यादा होता है। ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो सब टर्म्स पता होना चाहिए। ओपन सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग जिस सिस्टम के थ्रू बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर आर पॉसिबल, ठीक है। उसके थ्रू एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है और मास भी ट्रांसफर हो सकता है। तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं, मतलब मास एक्सचेंज पॉसिबल है और प्लस एनर्जी एक्सचेंज भी पॉसिबल है, ठीक है। अब एनर्जी का एक्सचेंज जो होता है ना, वो एनर्जी जो है 2 फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में, या फिर दूसरा जो होता है एनर्जी एक्सचेंज होने का वर्क है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे कि एनर्जी का चेंज जो होता है, एनर्जी जो चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो या तो हीट के फॉर्म में हो सकता है या फिर वर्क के फॉर्म में, दोनों में से किसी एक फॉर्म में हो सकता है एनर्जी का एक्सचेंज, ठीक है। तो ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जहां पे मास का एक्सचेंज भी पॉसिबल है और एनर्जी का भी एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मान लो ये ओपन कंटेनर हम लोग ले लिए, ठीक है। इस कंटेनर में मान लो कोई लिक्विड है, वाटर ले लिए जैसे, और इसको हम लोग नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हीट कर रहे हैं हम लोग। तब देखो यहाँ पे जैसे जैसे हीट करोगे, अगर ये ओपन वेसल है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर का वॉल जो है ये कंडक्टिंग है, ठीक है। हीट कर रहे हैं तो वो कंडक्टिंग वॉल है, तो आसानी से ही ट्रांसफर हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना, और प्लस ये जो है, ये जैसे जैसे वाटर को हीट करोगे तो वाटर क्या करेगा, इवापोरेट होके निकलते जाएगा बाहर, वेपर बन के बाहर निकलेगा या नहीं, यस सर। बोलो। तो अगर वेपर बन के बाहर निकल रहा है वो, तो उसका मास का भी तो लॉस हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। यस सर। तो यहाँ पे देखो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम, जहाँ पे कि एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है और मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन वेसल या फिर ओपन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बाउंड्री जो बताए थे तुम लोग को, रियल और इमेजिनरी कैसे हुआ। तो जैसे ये देखो, ये जो कंटेनर है, अब इस कंटेनर, ये कंटेनर सराउंडिंग से कैसे सेपरेटेड है, यही ये पार्टीशन सेपरेट कर रहा है, बोलो।
ये इसका बाउंड्री हो गया। तो ये इस टाइप का बाउंड्री जो है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, इस टाइप के बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग रियल बाउंड्री। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बाउंड्री यहाँ भी है, जहां पे देखो वाटर का लेयर होगा, उसके ऊपर तो पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर ही तो है। तो अब यहाँ पे कोई एक्चुअल में बाउंड्री है क्या, कुछ एक्चुअल में कोई बाउंड्री है वैसा नो जो No, इस sir. टाइप का बाउंड्री? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक लेयर है जो कि उसको एटमॉस्फेयर से सेपरेट कर रहा है। तो इस टाइप के बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो बाउंड्री है ये इमेजिनरी बाउंड्री है, जो कि हम लोग एज्यूम किए हैं। एक्चुअल में वहां कोई बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो इमेजिनरी है। रियल बाउंड्री हो गया ये, जो एक्चुअल में ये बाउंड्री है। समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये डिफरेंस है रियल और इमेजिनरी बाउंड्री में। ठीक है। तो ये हो गया ओपन सिस्टम के बारे में, वैसा सिस्टम जहां पे एनर्जी और मास एक्सचेंज दोनों ही पॉसिबल है। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम विल बी क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। तो सेकेंड सिस्टम विल बी क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में देयर वॉन्ट बी एनी मास एक्सचेंज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ओनली एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल। ठीक है, इसमें मास का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल दे सकते हो क्लोज सिस्टम का? हेलो, बोलो, एग्जांपल बताओ क्लोज सिस्टम का। जैसे ओपन सिस्टम हम लोग बताए, आवाज आ रहा है ना? यस सर। चलो यहाँ देखो, जैसे इसी कंटेनर को अगर हम लोग पूरा पैक कर दिए, ये कंटेनर पूरा क्लोज कर दिए, और इसमें हमारा लिक्विड है, जैसे वाटर ही है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, क्लोज्ड है, ऊपर से लिड बंद है। ठीक है, और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं नीचे से। अब यहाँ बताओ, ये ओपन सिस्टम हो गया या क्लोज सिस्टम हुआ? क्लोज। Closed system. क्लोज सिस्टम। ये अगर हमारा कंटेनर का जो वॉल है वो अगर कंडक्टिंग इन नेचर है, तो यहाँ पे देखो एनर्जी का तो ट्रांसफर आसानी से हो रहा है, लेकिन मास का लॉस होगा क्या? मास अब वाटर वेपर बन के बाहर तो निकल नहीं सकता है, पूरा चारों तरफ से पैक्ड है वो। समझ रहे हो? तो ये Yes, किस sir. टाइप का सिस्टम हो गया? ये क्लोज सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का ही ट्रांसफर पॉसिबल है, एनर्जी एक्सचेंज, और मास एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्लोज सिस्टम। अब यहाँ पे बताना, जैसे ये वाला केस अगर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको अगर हम लोग पिस, इस, इसको अगर पिस्टन से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे मान लो कुछ हमारा गैस है, ठीक है, ये गैस यहाँ पे फिल्ड है, और ये कंटेनर का जो वॉल है ना, इसको अगर हम लोग इंसुलेटिंग कर दिए, इंसुलेट कर दिए, कंटेनर का वॉल अगर इंसुलेटिंग है, तो ये बताना ये ओपन सिस्टम होगा या क्लोज सिस्टम होगा, या फिर क्या बोलेंगे इसको, बताओ। ये इंसुलेटिंग है, कंटेनर का जो वॉल है ये इंसुलेटिंग नेचर का है, और ये पिस्टन जो है ये मूवेबल पिस्टन है, मूव कर सकता है। तो बताना ये किस टाइप का सिस्टम होगा, ओपन है या क्लोज्ड है, या फिर कुछ भी नहीं है दोनों में से? सर क्लोज्ड होगा। क्यों क्लोज्ड होगा? यहाँ पे तो इंसुलेटिंग है, तो एनर्जी का तो ट्रांसफर हो नहीं सकता है।
सर एनर्जी वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होगा। क्या बोल रहे हो? एनर्जी वर्क के फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में नहीं देगा। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना, अभी जैसे ऊपर बताए थे तुम लोगों को कि एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो हीट के फॉर्म में भी पॉसिबल है और वर्क के फॉर्म में भी पॉसिबल है, दोनों में से किसी एक तरीके से हो सकता है। अगर ये इंसुलेटिंग कर दोगे तो यहाँ तो हीट का लॉस नहीं हो सकता, हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये मूवेबल पिस्टन है तो ये पिस्टन ऊपर नीचे तो हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो वहां पे एक्चुअली क्या होगा, वर्क तो हो सकता है, वर्क पॉसिबल है या नहीं? तो यस यहाँ सर। पे ये पिस्टन जो है ये पिस्टन वर्क कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है इज एक्सचेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, यहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वर्क, तो वर्क के फॉर्म में ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मास एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है, बट एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसलिए ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो लिख लो जल्दी। नोट करते जा रहे हो ना तुम लोग? यस सर। चलो, तो ये हो गया दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम, हो गया क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम होगा, थर्ड, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहाँ पे देखो, आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे हम लोग, नीदर मास एक्सचेंज नॉर एनर्जी एक्सचेंज, इन दोनों में से कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर ना तो एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है और ना ही मास एक्सचेंज पॉसिबल है, तो उस टाइप के सिस्टम को बोल देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो जैसे मान लो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये कंटेनर पूरा पैक्ड है, कंटेनर पूरा, ठीक है, और इसमें कुछ लिक्विड मान लो भरा हुआ है, और इसका जो कंटेनर का वॉल जो, अगर इसको हम लोग आइडियाबेटिक वॉल बना दिए, आइडियाबेटिक, अब बताओ ये क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हुआ या नहीं, बोलो। आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं इसको या नहीं बोल सकते हैं? हाँ सर, बोल सकते हैं। क्योंकि अगर क्लोज्ड है, चारों तरफ से पैक्ड है, तो मास का एक्सचेंज तो पॉसिबल है नहीं। अगर वॉल हम लोग आइडियाबेटिक कर दिए तो हीट का भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हीट भी नहीं हो सकता है, वर्क हो सकता है क्या, वर्क भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ना तो मास का एक्सचेंज पॉसिबल है, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, जैसे थर्मस फ्लास्क जो यूज करते हो अभी विंटर में, यूज जो करते हैं, यूज करते हैं ना फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क, पानी गर्म रखने के लिए, तो वो भी यस। एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। लेकिन देखो वो क्या हुआ, ज्यादा दिन तक तो मान लो कुछ देर तक वो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह रह सकता है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम कभी भी पॉसिबल नहीं है, कि वो हमेशा के लिए आइसोलेटेड रहेगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो थर्मस फ्लास्क भी होता है वो क्या कुछ देर तक ही तो पानी गर्म करके रख सकता है ना, पूरा लाइफ टाइम वो गर्म ही रहेगा अंदर, बताओ। नो सर। नहीं, तो ये इसलिए हम लोग बोलते हैं नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल। ठीक है,
कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना। तो आइसोलेटेड सिस्टम जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम लोग बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ पे ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होगा ना मास एक्सचेंज हो रहा होगा, बट परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये 3 टाइप के सिस्टम हो गया, ठीक है। ये तीनों टाइप के सिस्टम ध्यान रखना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया इसको, बताओ हो गया? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के चैप्टर में। जो जो वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स जो कि थ्रू आउट द चैप्टर यूज करेंगे, डिफाइन करने के लिए जो जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारा वेरिएबल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली क्या करता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मतलब क्या हुआ कि दीज वेरिएबल्स कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के स्टेट को ये डिफाइन करेगा, तो इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हो गए। टेम्परेचर हो गया, एंथैल्पी हो गया, ये सारा टर्म सब सुने होगे तुम लोग, ठीक है, वो सब हम लोग डिटेल में करेंगे। एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, ये सारे चीज जो हो गए ना, ये स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करेगा, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब तो पता ही होगा तुम लोगों को, ठीक है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सब नया टर्म है, वो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली देखो एक एक और टर्म आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जा रहा है तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे। जहां पे कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो रहा होगा, मान लो एक स्टेट में उसका वेरिएबल कुछ डिफरेंट है, अगर वो दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसका थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। कि इफ सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो सकता है, ठीक है। एनी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज चेंज्ड, तो ये हो गया प्रोसेस, ठीक है। अब इसी में एक और चीज यूज करते हैं, साइकिल। तो ये क्या हुआ, अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेस हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली एक साइकिल कंस्टिट्यूट करेगा। इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्रोसेसेस, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस अगर इन्वॉल्व हैं तो उसको हम लोग एक साइकिल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये साइकिल जो भी होता है ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक ओपन साइकिल होता है, एक क्लोज्ड साइकिल होता है। ओपन साइकिल एंड दूसरा क्लोज्ड साइकिल। ओपन साइकिल और क्लोज्ड साइकिल में डिफरेंस क्या है? ओपन साइकिल में देखोगे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर नॉट सेम, ठीक है, उसको हम लोग ओपन साइकिल बोलेंगे। जहां पे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, ओपन साइकिल। क्लोज्ड साइकिल, अगर क्लोज्ड साइकिल वहां पे बन रहा होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस अगर मिल के क्लोज्ड साइकिल बना रहे हैं, तो क्लोज्ड साइकिल का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो इक्वल हो गया या सेम है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर
सेम। तो ये हो गया क्लोज साइकिल। जैसे मान लो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहे ओपन साइकिल को, जैसे मान लो ये ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, ठीक है। मान लो एक प्रोसेस जो है 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, और एक प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है ये 3। तो 1 से 2 गया और 2 से 3 गया। तो यहाँ पे देख रहे हो इनिशियल स्टेट हमारा 1 था और फाइनल स्टेट जो है ये 3 है। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट ये सेम नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये दो या दो से ज्यादा दो प्रोसेस ये मिलके बना हुआ है, तो ये ओपन साइकिल हुआ, ठीक है। इसी में अगर क्लोज साइकिल हम लोग बोला जाए, तो क्लोज साइकिल इसमें हम लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे देखो 1 से 2 गया, फिर 2 से 3 गया, ये 1 2, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 से 2, फिर 2 से 3, और यही 3 से अगर ये वापस 1 पे चला गया, ठीक है, ये डायरेक्शन देखो। तो अब यहाँ देखो इनिशियल स्टेट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से, फर्स्ट स्टेट से, और फिर फाइनल स्टेट 3 से फिर 1 पे ही पहुंच गया, समझ रहे हो। यस सर। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, ये सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड साइकिल। सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दे देना, मतलब नीचे कर दे देना। ठीक है, यस सर। और सर चलो लिखो जल्दी। यस सर। ओके। तो ये हो गया ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल में ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखते हैं, कितने टाइप्स के प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी जस्ट बता देते हैं। तो ये सब प्रोसेस तुम लोग पहले भी सुने होंगे। पहला प्रोसेस हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक। दूसरा हो गया आइसोकोरिक। तीसरा प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल। और चौथा प्रोसेस हो गया आइडियाबैटिक प्रोसेस। सुने हो ये सारा। आइडियाबैटिक तो अभी पहले ऊपर भी डिस्कस किए थे। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। चलो, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, किस टाइप के प्रोसेस को आइसोबारिक बोला जाता है, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होगा, बताओ। आइसोबारिक मतलब कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइसोबारिक। नेक्स्ट है आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है तो उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसोथर्मल में बताओ क्या कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और आइडियाबैटिक में, आइडियाबैटिक अभी तो डिस्कस किए पहले, किस टाइप के प्रोसेस को आइडियाबैटिक बोलेंगे, नो हीट ट्रांसफर, ठीक है, नो हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो रहा है, नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब Q जो हीट एक्सचेंज है दैट इज इक्वल टू 0, हीट एक्सचेंज विल बी इक्वल टू 0 किस प्रोसेस में, एडियाबैटिक में।
तो ये हो गया टाइप्स, ये चारों टाइप्स ऑफ प्रोसेस हम लोग देखेंगे एक एक करके आगे, सबको डिस्कस करेंगे। फिर इसमें वर्क डन भी निकाला जाता है, सारे प्रोसेस में हम लोग वर्क डन डिराइव करेंगे एक्चुअली कैसे आता है। ठीक है, हो गया। लिख लिए इसको। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है। आ रहा है ना? लिख लिए हो? हाँ या नहीं बोलते जाओ जल्दी। यस सर। चलो, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब आगे हम लोग करते हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, तो अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कांस्टेंट हो गया फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुमको बोला जाए कितने टाइप्स के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, तो अगर कोई भी दो सिस्टम अगर बोल दिया जाए कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों सिस्टम के लिए क्या कांस्टेंट हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर दोनों का टेम्परेचर, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर अगर इक्वल हो गया, तो उन दोनों सिस्टम को बोल देंगे कि वो बोथ द सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल टेम्परेचर जो है उन दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, अगर मान लो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हम लोग यूज कर लेते हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो दैट रिप्रेजेंट्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर इसके बाद होता है मटेरियल इक्विलिब्रियम, बहुत जगह देखोगे, तो ये सारा चीज तो यूज नहीं आएगा इस चैप्टर में, लेकिन होता है मटेरियल इक्विलिब्रियम। तो मटेरियल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं मटेरियल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ मेनली हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर तुमको मान लो बोल दिया जाए कि दो ऑब्जेक्ट या फिर दो सिस्टम अगर लिए हैं हम लोग, वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब डायरेक्ट वो अज्यूम कर लेना थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर इक्वल हो गया, तो हम लोग उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो मेनली थर्मल इक्विलिब्रियम ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, थर्मो में जो है सबसे पहला जो टर्म सब देखेंगे हम लोग, पहला होता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, ये क्या डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। तो स्टेट फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन, और व्हाट डू यू मीन बाय पाथ फंक्शन, ये सुने हो पहले? स्टेट फंक्शन हम लोग उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस पे अगर वो डिपेंड कर रहा है किसी प्रोसेस का वैल्यू या किसी फंक्शन का वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। सिर्फ और सिर्फ उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, फाइनल स्टेट से मतलब है। ये पाथ, कौन सा पाथ ट्रेवल करके वो वहां तक पहुंचा है, उससे कोई मतलब नहीं है इसको, सिर्फ इनिशियल और फाइनल
स्टेट पे अगर वो डिपेंड कर रहा है तो उस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे हम लोग स्टेट फंक्शन। तो जितना भी ये सारा टर्म्स होगा, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी वाला टर्म आएगा, ठीक है, डेल्टा एच, एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, ये सारा चीज आएगा इस चैप्टर में कैपिटल एच से। तो डेल्टा लगा दिए मतलब चेंज इन एंथैल्पी, तो ये सारा स्टेट फंक्शन है। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसको हम लोग डेल्टा ई से डिनोट करेंगे। फिर चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, एस हो गया एंट्रोपी के लिए। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारा टर्म आएगा, डेल्टा जी, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ये गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, ये सारा स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। वो कौन से पाथ से गया है उससे कोई मतलब नहीं, वो प्रोसेस जो है कौन सा पाथ लेके वो इनिशियल और फाइनल पे पहुंचा है उससे कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। तो उस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे स्टेट फंक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। तो ये नाम से ही पता चल रहा है पाथ फंक्शन मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू जो है, ये इस प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है। कौन से पाथ से वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे पहुंचा है, वो पाथ मैटर करता है। तो पाथ अगर वो उसका वैल्यू, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग पाथ फंक्शन बोलेंगे। तो पाथ फंक्शन में एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, वर्क। तो सबसे पहला जो फॉरमोस्ट एग्जांपल है वर्क, ये जो है पाथ फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा हीट, तो वर्क और हीट ये दोनों जो है पाथ फंक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि पाथ अगर चेंज होगा तो वर्क का वैल्यू भी चेंज होगा और हीट भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं या ये दोनों फंक्शन जो है ये पाथ फंक्शन कहलाएंगे, जो कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और बाकी अदर फंक्शंस जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, उस टाइप के फंक्शन को स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो ये सारा एग्जांपल, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, ये सारा स्टेट फंक्शन हो गया, ठीक है। लिख लिए? हेलो, लिखते जा रहे हो ना? लिख लोगे तो बोलना, हो जाएगा तो। यस हो गया सबका? यस सर। चलो, तो ये हो गया स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पे, इंटेंस एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सॉरी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव में? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे, वैसा प्रॉपर्टीज जो कि मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ए सिस्टम। तो मास ऑफ द सिस्टम पे अगर उस प्रॉपर्टी का वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है, दे विल बी नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ कि डिपेंडेंट ऑन या फिर डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ए सिस्टम, प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल्स बहुत मैटर करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हो गया जैसे टेम्परेचर, तो ये तो मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है। प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी,
ठीक है, ये सब चीज ध्यान देना। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ मोल फिक्स कर दिया गया, 1 मोल, मोलर मतलब 1 मोल के लिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी ये, अब देखो मास पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मास इसका फिक्स कर दिया गया, 1 मोल के बराबर कर दिया गया है। तो ये अब क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, या फिर मोलर एंथैल्पी। कहीं भी मोलर वाला टर्म अगर लगा हुआ है तो वो देखोगे इंटेंसिव में आ जाएगा, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपली अगर हीट कैपेसिटी है तो वो फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी जो है मास पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर इसमें मोलर लगा दिया गया तो मतलब 1 मोल के लिए वो फिक्स कर दिया गया, तो वो मोलर हीट कैपेसिटी अब इंटेंसिव हो जाएगा। उसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी इंटेंसिव हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में वहां तो 1 मोल फिक्स कर दिया जाता है, यहाँ 1 ग्राम फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ भी मास फिक्स हो गया, तो ये अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, मोलर हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारा इंटेंसिव हो गया। कंसंट्रेशन ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ना, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपली वो मास नहीं आ रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम है। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर किसी भी सब्सटेंस का ले लोगे तो वो तो पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा, मास उसका कांस्टेंट ही तो रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम। समझ रहे हो? तो ये हो गया डेंसिटी, इसलिए अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो ये सारा एग्जांपल्स जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी का है, जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो उसका डेंसिटी अगर तुमको दिया हुआ है, डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो आइदर तुम वो अगर तुम 10 kg का भी वो सब्सटेंस लोगे या फिर 20 kg का भी लोगे, तो वो मास पे अब थोड़ी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसका हमको डेंसिटी पता है कि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर काटेंगे हम लोग तो उसका मास 1 या 10 ग्राम ही होने वाला है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो। ठीक है, तो वहां पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वो मास फिक्स हो गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम लोगे तो उसका मास 10 ग्राम ही होने वाला है। तो अब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो, तो इसलिए डेंसिटी क्या हो गया, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। उसी तरह कंसंट्रेशन, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वहां भी उस पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वो मोल उसका फिक्स हो जाएगा, तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो कि मास पे डिपेंड करेंगे। एग्जांपल इसमें क्या क्या हो गया, एंथैल्पी, ठीक है, मास पे डिपेंड करता है। मोलर एंथैल्पी अगर होगा तो ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 1 मोल फिक्स हो गया। हीट कैपेसिटी पहले ही बता चुके हैं, मास पे डिपेंड करेगा। एंट्रोपी मास पे डिपेंडेंट है। इंटरनल एनर्जी ये भी मास पे डिपेंड करेगा। गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, जो कि मास पे डिपेंड करता है। मास अगर चेंज कर दोगे तो ये सारे प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी दे देंगे, तुमको क्लासिफाई करना होगा उसके बीच में कि कौन सा इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो ये आना चाहिए। ठीक है, लिख लिए? बोलो, लिख लियो ना इतना?
हेलो, यस सर। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीट और वर्क। हम लोग बहुत देर से सुन रहे हैं हीट और वर्क जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है? तो एक्चुअली पहला जो है हीट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी के दोनों फॉर्म्स हैं, हीट और वर्क। तो अगर वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, रैंडम फॉर्म में अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग हीट के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। और हीट मेनली जो होता है, एनर्जी ट्रांसफर मेनली हीट हीट के फॉर्म में कब होगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो मेनली हीट के फॉर्म में फ्लो करेगा, ठीक है। तो हीट एक्चुअली क्या हो गया? डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर एनर्जी का ट्रांसफर अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा होगा, तो वो मेनली हीट के फॉर्म में होता है। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिए हम लोग, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको कोई इसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम लोग रख दिए 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ ऑब्वियसली साफ साफ टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है। तो हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हायर से लोअर, हायर टू लोअर। हायर टू लोअर। तो यहाँ पे देखोगे 100 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट से ये 25 की तरफ ही फ्लो करेगा। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, और यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो मेनली किस फॉर्म में होता है? वो हीट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये पहला टर्म हो गया हीट। और दूसरा वर्क। वर्क क्या हुआ कि वर्क अगर एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कोई और दूसरे तरीके से हो रहा है, तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं, ठीक है। इट इज द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू एनी अदर मीन्स, ठीक है। एनी अदर मीन्स अदर देन द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कोई और दूसरे तरीके से अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग वर्क बोलेंगे, अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस। तो दैट इज नोन एज वर्क। और वर्क जो एक्चुअली होता है ना, ये ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वर्क जब भी होगा तो एक सर्टन ऑर्डर के फॉर्म में होगा, ठीक है। ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और हीट जो होता है वो रैंडम फ्लो होता है। हीट एनर्जी का फ्लो जो हो रहा है वो रैंडम ऑर्डर में होता है, लेकिन वही अगर ऑर्डर्ड फॉर्म में एनर्जी का फ्लो अगर होगा तो वो वर्क होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक और डिफरेंस है कि वर्क को जो है ये 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। हीट को क्यू से डिनोट कर रहा है, वर्क को डब्ल्यू से। लेकिन हम लोग हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नॉट 100%, ठीक है। ये चीज ध्यान देना कि वर्क को 100% हीट में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कभी भी हीट को हम लोग 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ऑर्डर्ड से वर्क, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर करना बहुत ही आसान है। वो पूरा पूरा 100% वो डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन डिसऑर्डर्ड फॉर्म से उसको वापस ऑर्डर्ड फॉर्म में लाना वो 100% पॉसिबल नहीं है। पूरा पूरा 100% कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो वर्क जो है वो हीट में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हीट जो है, सारा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा 100%, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो ये डिफरेंस है हीट और वर्क में। वर्क का एक और डेफिनेशन होता है कि वर्क जो होगा जनरली, वो देखोगे कोई भी एक वर्क है तो उसमें दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक होता है इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरा होता है कैपेसिटी फैक्टर। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। कोई भी एक वर्क ले लोगे तो, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क ले लिए या फिर मैकेनिकल वर्क ले लिए, तो मैकेनिकल वर्क में क्या होता है? मैकेनिकल वर्क का डेफिनेशन पढ़े होगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स जो है यहाँ पे इंटेंसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ये जो है ये कैपेसिटी फैक्टर है। सॉरी, ये कैपेसिटी फैक्टर फोर्स हो गया, मतलब कितना कैपेसिटी हम लोग, कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये फोर्स हो गया। और इंटेंसिटी फैक्टर
डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो कोई भी एक्चुअली जो वर्क होता है ना, उसको हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर का ये प्रोडक्ट हो गया। जैसा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इलेक्ट्रिकल वर्क में भी देखोगे ये पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इंटू चार्ज क्यू होता है, यही होता है ना। V इंटू क्यू फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज से V से डिनोट करते हैं, और ये Q जो है ये चार्ज, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो यहाँ भी इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर का ये मल्टीप्लिकेशन है। उसी तरह जैसे यहाँ पे मेनली जो वर्क पढ़ेंगे हम लोग PV वर्क पढ़ेंगे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम वाला वर्क, तो वहां भी वो इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर का ये प्रोडक्ट हो गया। तो वर्क एक्चुअली क्या है, एक प्रोडक्ट होता है किसका किसका, इंटेंसिटी फैक्टर इंटू कैपेसिटी फैक्टर का ये प्रोडक्ट है। और वर्क जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट जो है डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हीट जो होता है वो मेनली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और वर्क जो है टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कोई और तरीके से अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो दैट विल बी वर्क। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में, ठीक है, जो कि थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग इसको यूज करेंगे ये सारे टर्म्स को। ठीक है, तो बस इतना रहने दो आज के लिए, बस इंट्रोडक्शन। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में इसको जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लो एक बार, कोई इसमें अगर कहीं पे दिक्कत है किसी को तो बताओ, बोलो। सारा टर्म्स क्लियर हो गया ना, क्योंकि बेसिक है सर, बस टर्म्स का मतलब ही जानना है और कुछ नहीं। यस सर। कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है, बोलो। नो सर। नहीं, चलो फिर तो आज इतना ही रखते हैं, आगे और हम लोग डिटेल में इसको नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। सर ठीक है, चलो Thank एंड you, कर sir. रहे हैं। चलो, थैंक